हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हम +2 कॉमर्स में अकाउंटेंसी विषय में इशू ऑफ शेयर अंशों का निर्गमन अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे जर्नल प्रविष्टियां। जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, और दूसरा रहेगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं। चलिए अब हम आज के टॉपिक पर चर्चा शुरू करें। बच्चों, आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अंशों को कैसे इशू किया जाता है, निर्गमित किया जाता है। क्वेश्चन है, अल्फा कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each पेएबल एज फॉलोज। अल्फा कंपनी लिमिटेड ने 10,000 अंश जारी किए हैं, ₹10 each, जो कि प्रत्येक 10 रुपए का है, पेबल एज फॉलो, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से है। ऑन एप्लीकेशन ₹3 each, ऑन अलॉटमेंट ₹2 each, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 each, एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2 each। ठीक है बच्चों, कितने शेयर इशू करें? 10,000। एक समरी बना लेते हैं और इस समरी बनाना सीख लीजिए। issued 10,000 shares of ₹10 each। 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक है। ठीक है, 3 रुपए पहले एप्लीकेशन के, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, 3 + 2 + 3 + 2 टोटल 10। जो मैंने पहले ऐसे लिखा था 3 2 2 3 2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, उसको यू में लिख दिया। समझ में आ रहा है? दिस इज एप्लीकेशन मनी, दिस इज अलॉटमेंट मनी, दिस इज फर्स्ट कॉल मनी, एंड दिस वन इज सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। वही 10 हुए। अच्छा जी, आगे लिखा है, ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। सारे शेयर मांग लिए गए, सब शेयर का लोगों ने अप्लाई कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्री बनाइए, एंड शो द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। और जो कैपिटल है उसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ऑफ द कंपनी, अज्यूमिंग मतलब मान लेना, अज्यूमिंग दैट ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। जो भी राशि थी अलॉटमेंट पे और कॉल पे वो सब मिल गई। यानी ये तो सभी ने सब्सक्राइब किया और ये राशि भी दे दी, ये भी दे दी, ये भी दे दी, सब ने दे दी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। बच्चों, अभी से इफ एंड बट्स, किंतु परंतु ना लगाएं। शुरू में क्वेश्चन आसानी से शुरू करेंगे, आसान क्वेश्चन से। बाद में तो हम करेंगे यदि उसने ना दिया हो तो, उसने एडवांस दे दिया हो तो क्या करेंगे। हाँ, एक काम कर सकते हो, आपके मन में जितने सवाल पैदा होते हैं उनको एक कॉपी में 2-3 पेज की जगह बना लीजिए प्रॉब्लम्स की, वहां पे नोट करते रहिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो सॉल्व होते जाए उनको टिक लगाते जाना, जो बाद में बच जाए उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मेरा, ये समरी हो गई हमारी। सबसे पहले कौन सा पैसा आएगा? एप्लीकेशन मनी। दिस वन इज एप्लीकेशन मनी, याद है ना? आएगा तो पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगी? क्या आपके हाथ में कैश में आएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बैंकों में जमा होगा। तो पहले बैंक में जमा होगा। अब बैंक रिसीवर है या गिवर है? जब पब्लिक पैसा देगी तो हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? नेचुरल है, रिसीवर हुआ। तो बैंक रिसीवर है तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट।
एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा इधर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना राशि आएगी? क्योंकि 3 रुपए प्रत्येक शेयर पे आएंगे और शेयर्स कितने 10,000। ऐसा तो है ही नहीं कि ना तो कुछ ज्यादा एप्लीकेशन आई ना कम आई, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, सिंपल लेके चलेंगे 10 ही मांगे और 10 ही आए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे ना। तो 10,000 शेयर्स पे पैसे आएंगे तो 10 या 30,000 रुपए आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे 30,000 रुपीज। ठीक। 2, बैंक में पैसा आया, ओके बैंक डेबिट। जब भी बैंक में पैसा आए बैंक प्लस करेंगे डेबिट, यानी बैंक को डेबिट करना मतलब प्लस करना। ये प्लस लिखना नहीं है, समझने के लिए, ताकि आपको अभी समझ में आ जाए प्लस। ओके, किस बात का आया है? शेयर कैपिटल का, है कि नहीं? लेकिन शेयर कैपिटल का याद आया कि मैंने कहा हर स्टेप का नाम हमने अलग अलग रखा है, नहीं तो मैं समझ में नहीं आएगा कहां है। तो पहला पैसा था एप्लीकेशन मनी, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां मनी नहीं लिखेंगे, यहां अकाउंट लिखेंगे। और कितना रुपया आएगा? 30,000। ठीक। नरेशन क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन मनी received on 10,000 shares at the rate of 3 each। ये देखिए, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आ गया ना, शेयर एप्लीकेशन मनी received on 10,000 shares at the rate of 3 each, 3 रुपए के हिसाब से आ गया। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹3 each। क्लियर है? पैसा आया, किस नाम से आया? एप्लीकेशन के नाम से। अब एप्लीकेशन मनी का काम हो गया पूरा। एप्लीकेशन को शिफ्ट कर दो शेयर कैपिटल। तो कैसे करेंगे? जो शेयर एप्लीकेशन डेबिट थी उसको करेंगे यहां पर क्रेडिट, नहीं क्रेडिट थी और इसको करेंगे यहां पे डेबिट। यहां क्रेडिट है ना, इसको डेबिट करेंगे। तो करिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लीजिए। जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, डेबिट होने का मतलब कट गया। हालांकि ऐसे काटते नहीं है, जैसे आपने मैथ्स की बुक में देखा होगा, यहाँ +7 है फिर यहाँ पे -7 है, तो ऐसा काटने जरूरी नहीं होता, सीधा उसका जवाब 0 हो जाता है। होता है कि नहीं? तो इसी तरह से यहाँ पर हम कट नहीं करेंगे, समझ जाएंगे कि ये कट गया। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट है और फिर बाद में डेबिट हो गया तो आपस में कट गया, 0 हो गया। कैसे 0 हुआ? 30,000 क्रेडिट है, 30,000 में डेबिट कर रहा हूं, तो मेरा अकाउंट क्लियर हो गया। ठीक है बच्चे। 2 किस में शिफ्ट करेंगे बताइए? शेयर कैपिटल में। यस, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। और नरेशन क्या लिखेंगे इसकी? शेयर एप्लीकेशन मनी transferred to share capital account। लीजिए, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, खत्म।
ओके, एंट्री क्या बन गई? वैसे तो दो बनी, लेकिन अगर दोनों का निचोड़ करूं तो क्या बनी? एप्लीकेशन क्रेडिट है, एप्लीकेशन डेबिट है, ये तो कट ही गया। तो कट गया तो क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक तरफ बैंक यानी एसेट्स बैंक हो गया इधर को, और दूसरी तरफ आपका शेयर कैपिटल हो गया 30,000। ठीक, अब उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट एंट्री, यानी ये मेरी एंट्री नंबर हुई 1, ये हो गई सेकंड। अब मैं थर्ड एंट्री करूंगा। अब किस बात की करेंगे? फिर थर्ड के बाद हम फोर्थ करेंगे। ठीक है ना, ऐसे करके थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिर फिफ्थ करेंगे, सिक्स सेवन, ऐसे करेंगे। चलिए थर्ड एंट्री करते हैं, यानी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? एंट्री फिर अब ये पैसा आएगा तो करो, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नहीं नहीं, आपकी एप्लीकेशन नहीं, आपकी अलॉटमेंट। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन बनेगी शेयर अलॉटमेंट money received on 10,000 shares at the rate of ₹2 each। ठीक, तो 10,000 शेयर्स पे आएगा 10 दूनी 20,000 रुपए। यस बच्चे, क्लियर है? 20,000 रुपए। ठीक है बच्चों, आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे बताओ? उसके बाद करेंगे हम इस पैसे को शिफ्ट करेंगे, जैसे हमने एप्लीकेशन को शिफ्ट कर दिया शेयर कैपिटल में, यानी उसने अपना काम पूरा किया था शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट ने भी अपना काम पूरा कर दिया उसको शेयर कैपिटल में। तो क्या एंट्री होगी? जो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है वो क्या हो जाएगी? डेबिट। जैसे एप्लीकेशन क्रेडिट थी, डेबिट होगी। तो करो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसमें? शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो 20,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? क्या कंफ्यूज हो रहे हैं? क्या कंफ्यूजन है? अच्छा, ठीक कह रहे हो। आप कह रहे हैं कि सर ये एंट्री पहले क्यों नहीं करी, ये बाद में क्यों नहीं करी? यही है ना सवाल आपका? बताता, एक स्कूल है और एडमिशन कब होते हैं? अप्रैल। अप्रैल में प्रिंसिपल से पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे, कितनी फीस आएगी, क्या प्रिंसिपल बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि एडमिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एडमिशन लेंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, तो कैसे बताओगे कि कितनी एप्लीकेशन आएंगी? 10 से ज्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है और 10 भी आ सकती है। तो अभी हम नहीं कह सकते कितनी एप्लीकेशन आएंगी, हम वेट करेंगे लास्ट डेट का, फिर बैंकों से कंफर्म करेंगे कितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्या वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर या उससे ज्यादा है कि नहीं है, ये सारी बातें ध्यान करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 10 के 10। तो पहली बार तो हम वेट करेंगे कि हमारे कितने शेयर होल्डर्स, सॉरी कितने एप्लीकेंट हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता चल गया कि 10,000 शेयर्स के 30,000 रुपए। अब ये 2 रुपए कितनों से आएंगे? क्या ये भी ज्यादा से आ सकते हैं?
अब नहीं, अब जिनको एडमिशन ही नहीं मिला स्कूल में उनसे फीस कैसे आएगी। इसी तरह 10,000 शेयर्स को अगर हमने शेयर अपलोड किए हैं तो 10 से ही तो आएंगे। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि कोई 10 में से भी कोई ऐसा आ जाए जो पैसे ना दे या लेट करे, ऐसा तो हो सकता है। और मैंने कहा था ना कि अभी किंतु परंतु वाले क्वेश्चन आप अपने लिखते रहिए जो आपको पॉइंट्स आते हैं। तो बच्चे, पहली बार हम वेट करेंगे। अब हमें पता है कि आइंदा तो 2 रुपए का मतलब है 10,000 गुना 2 20,000 आएंगे, फिर 10,000 गुना 3 30,000 आएंगे, फिर 10,000 गुना 2 20, और मान के चलते हैं कि सबसे आएंगे। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं करा कि नहीं होगा, कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं देगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मानते पहला क्वेश्चन सिंपल कि सबने दे दिया, और वैसे भी लिखा हुआ था ना कि सभी ने पेमेंट करेगा, ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड। तो देखिए, अब जब हमें पहले से पता है कि इतने आएंगे तो बजाय रिसीव करने के पहले ड्यू कर देंगे। तो अब इसकी नरेशन बनेगी, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 shares at the rate of ₹2 each। लीजिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। ड्यू माने दे, कि जब उसका समय आता है तो हम पहले ही ड्यू कर लेंगे, ठीक है। और बाद में जब अपनी अलॉटमेंट मनी आ जाएगा तो अलॉटमेंट, दैट्स ऑल, क्लियर। अब देखिए, इसमें शेयर अलॉटमेंट यहां डेबिट और यहां शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है, तो गौर करें तो ये दोनों आपस में कट गए। तो क्या एंट्री बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक डेबिट हो गया, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई। यहां क्या बना था? बैंक डेबिट शेयर कैपिटल। यहां क्या बना? बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक। अब अगला सवाल आपका आता है कि इसे याद कैसे रखें। यही है ना प्रॉब्लम, कि सर ये तो नहीं जच रहा, या तो इसको ऐसा कर देते या ऐसा कर देते, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसे याद कैसे? देखिए बच्चों, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है बताओ? कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होता है? क्रेडिट। जोर से बोलिए, क्रेडिट। शाबाश। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो पहली बार कैपिटल क्रेडिट होगी, यहां पर हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है, ये वाला। यहां भी गौर करो तो कैपिटल क्रेडिट हुई, ये कैपिटल क्रेडिट। तो जब एंट्री होगी ड्यू करने की तो कैपिटल क्रेडिट की जाएगी, ठीक है। तो अगर कैपिटल क्रेडिट होगी तो ऑटोमेटिकली जो बाकी बच गया वो डेबिट होगा। और बाद वाली एंट्री से तो समझ में आ जाएगा, बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट। अब जैसे इसके बाद में फिफ्थ एंट्री करूं, अब बताइए, पांचवी एंट्री में पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, पहले रिसीव करेंगे फिर ड्यू करेंगे, या कुछ भी कर दो? कुछ तो नहीं, पहले ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री याद आई, कैपिटल पहले क्रेडिट होती है, तो यहां पर भी मैं कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लीजिए, जो कैपिटल यहां क्रेडिट हुई थी, ये कैपिटल क्रेडिट हो रही है, और ये कैपिटल क्रेडिट। देखिए, तीनों जगह कैपिटल क्रेडिट हो रही है। अब तो याद हुआ, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और पहले कैपिटल क्रेडिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना भाई? शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 shares at the rate of ₹3 each। लीजिए, अब 3 के हिसाब से ड्यू करेंगे, और डेबिट क्या होगा? शेयर, बोलिए बोलिए, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और 10,000 शेयर है, 3 के हिसाब से 30,000 रुपए हो गए, और ये भी 30,000 रुपए हो गए। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है।
अब उसके बाद 6 पॉइंट, क्या होगा 6 पॉइंट बताइए? अब ये फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा ना, तो बैंक में आएगा, तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या नरेशन छोड़ दूं लिखना? बात बन जाएगी। क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो 10 या 30,000 हो जाएगा बच्चे। और वही बात है, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट गई, जो फर्स्ट कॉल डेबिट हुई थी 30,000, फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गई 30,000, कट गई। क्या एंट्री बची? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ क्या बची? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ क्या बची? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इसके बाद अभी इसमें जगह नहीं है, क्या आप एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट एंट्री को, या इसको मैं यहाँ मिटा दूं? मिटा के चलें, क्योंकि जगह की कमी है। तो अब मैं यहाँ पर अगर मिटा के चलता हूँ तो चलिए इसको याद रख लीजिएगा। या यहाँ पर कहाँ तक हो जाएगा? नहीं होगा नीचे। तो अगली एंट्री इसी प्रकार से होगी, शेयर कैपिटल ड्यू करेंगे तो कैपिटल क्रेडिट की जाएगी, तो कैपिटल क्रेडिट होगी। और डेबिट क्या होगा? जहां शेयर फर्स्ट कॉल लिखा वहां क्या लिखा जाएगा? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। और फिर बाद में जब पैसे आएंगे तो यहाँ लिखा है बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो वहां क्या लिखेंगे बताइए? बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और वो 10,000 गुना 2 20,000 आ जाएगा। ठीक है। ये 4 एंट्रीज होंगी, यानी टोटल मिला के टोटल 8 एंट्रीज हो जाएंगी। 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की और 2 सेकंड एंड फाइनल कॉल। 8 एंट्रीज हो गई बच्चे। क्लियर है? चलिए अब हम करेंगे बैलेंस शीट में शो करना। ठीक है। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहला हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर फंड्स में नंबर ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, और सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जिसमें जो पहला ए पॉइंट है शेयर कैपिटल, उसके सामने पहले नोट में देखिए 1 नंबर लिखा है। 1 का मतलब है नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में 1 नंबर पर शेयर कैपिटल की डिटेल है। अगर इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस भी होता तो हम उसे 2 नंबर लिखते, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी होता तो उसे 3 लिखते। ठीक है। अब अमाउंट करंट ईयर सामने कितना लिखा है? 1 लाख। अभी कैसे 1 लाख आया, इसकी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट्स में देखेंगे। देखिए आगे शेयर कैपिटल में देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले क्या आता है, इसे याद करते चलें। ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, तीनों में से एक ही बात है। ऑथोराइज्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑथोराइज का जिक्र नहीं किया गया, तो हम भी इसको उसी प्रकार से शो करेंगे, सिर्फ डैश 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 करके, डैश 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश 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 ईच। हमने अपना काम पूरा कर दिया। यदि हमें पता होता तो हम यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल लिख देते। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता है कि हमने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, तो लिख दिया 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने रुपए का एक शेयर है? 10 रुपीज का, 10 ईच। तो कितना बन गया जब 10,000? 10 1 लाख। और नीचे 2 लाइन लगा दी। इसका मतलब है ये टोटल में नहीं आएगा, ये सिर्फ 100 पीस है। ऑथोराइज कैपिटल होती वो भी 100 पीस होती, इशूड वो भी 100 पीस। अब तीसरे उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, यानी सब्सक्राइब भी कर लिया और पूर्णतः पैसा भी आ गया। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने ऐसे कोई बात नहीं कही कि किसी ने पैसे नहीं दिए
ऐसी कोई कहानी तो नहीं बनी ना, सिंपल, सभी ने पैसा दिया है, तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल पार्ट में आएगा। कितने शेयर से? 10,000। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल कितना हो गया? 1 लाख। आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑफ द अबव शेयर्स डैश 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 शेयर्स आर अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप परसेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट्स बीइंग रिसीव्ड इन कैश। तो क्योंकि ये तो है ही नहीं हमारे पास इस वक्त, इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं, छोड़ दिया। अब आगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, वो अभी है ही नहीं, तो चाहे आप इसे यहाँ पे शो ना भी करो, अगर पूरी कंपनी की बैलेंस शीट दिखानी है तब तो शो करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर फिलहाल क्योंकि आप शेयर कैपिटल को शो करना चाहते हैं वो आप कर चुके, ठीक है। और इसमें सब्सक्राइब में तो कुछ है ही नहीं, बाकी सारा का सारा ब्लैंक चलेगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है प्रीमियम से संबंधित। उसको समझने से पहले हम एक बात को जानेंगे, हम शेयर्स को कितने प्रकार से इश्यू कर सकते हैं। देखिए एक जो शेयर है, मान लीजिए 10 रुपीज का है, ओके, कितने का है? 10 रुपए का है। इसे आप 10 रुपए का 10 रुपए में बेच सकते हैं, रही, ठीक है कि नहीं? 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच दे, इसे कहते हैं इश्यूड एट पार, सम मूल्य पर। पार मतलब सम मूल्य, सम मूल्य पर निर्गमन। यस, क्लियर हुआ? सम मूल्य पर निर्गमन हो गया पार, यानी जब 10 की चीज 10 में बेचो, या 15 की है तो 15 में बेचो, 20 की है तो 20 में बेचो, तो उसे क्या कहते हैं? सम मूल्य पर। अब उसके बाद 10 रुपए का अंश 12 या 15 या 18 या 20 50 कुछ भी कहिए, 50 में बेचना। ₹10 का अंश 10 से ज्यादा में बेचना, हाँ बेच सकते हैं। कंपनी 10 रुपए के अंश को कितना ही महंगा बेच सकती है यदि लोग खरीदने वाले हैं तो। इसे कहते हैं इश्यूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर जारी करना। इश्यूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर जारी करना। किसे कहते हैं प्रीमियम पर जारी करना? जब 10 का शेयर यानी जितने रुपए का शेयर है उससे महंगा बेचा जाए, अगर जनता खरीदने को तैयार है तो कंपनी बेच सकती है। इसे हम पूंजीगत लाभ कहेंगे। तो इस तरीके से ये कमा सकती है कंपनी, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। शेयर को हमने 10 का 10 में बेचा, 10 का महंगा बेचा, एक बात रहेगी 10 का कम में बेचना। कंपनी अधिनियम 2013 में शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं बेचा जा सकता, जबकि इससे पहले जो अधिनियम था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, उसमें शेयर्स को महंगा, सम मूल्य पर और डिस्काउंट पर, तीनों कंडीशन में बेचा जा सकता। लेकिन इस 2013 एक्ट में आपने पढ़ा था स्वेट इक्विटी शेयर्स, पढ़ा था ना कि स्वेट समतांश जो कर्मचारियों या डायरेक्टर्स इत्यादि संचालकों की मेहनत के बदले उन्हें शेयर्स दिए जाते हैं और वो उन्हें कई बार सस्ते भी दे दिए जाते हैं, तो वहां पर शेयर्स को डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कम डिस्काउंट पे शेयर बेचा जा सकता है तो आप कहेंगे वैसे तो डिस्काउंट पे नहीं बेचा जा सकता है,
केवल स्वेट शेयर्स डिस्काउंट पर बेचे जा सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे टॉपिक में दो ही चलेंगे, इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम, या तो 10 का 10 में या 10 का 12। ठीक है बच्चों, चलें आगे। बच्चों अब हम करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। क्या होता है प्रारंभिक व्यय? कंपनी के प्रारंभ के समय किए गए आवश्यक व्ययों को, जो कंपनी शुरुआत करते हैं तो उस समय कुछ खर्चे लगते हैं बच्चों। प्रारंभिक यानी आवश्यक व्ययों को प्रारंभिक व्यय कहते हैं। कंपनी के शुरुआत के समय जो खर्चे लगते हैं उन्हें हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं। इसमें प्राय निम्न व्यय शामिल किए जाते हैं। कौन से? नंबर 1, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न प्रलेखों को तैयार करवाने तथा इन्हें छपवाने का व्यय। आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कंपनी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन भेजनी है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, अब आप समझ सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट्स कोई आम आदमी तो भर नहीं सकता, तो कोई जैसे चार्टेड अकाउंटेंट या जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो कंपनियां खोलने का, वो लोग भरेंगे। तो वो फ्री में तो नहीं भरेंगे, वो अपनी सेवाओं के बदले आपने चार्जेस तो लेंगे। तो उनको तैयार करवाना, पहले तो तैयार करवाना और फिर उसको छापवाने का, प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा, टाइप भी तो करवाना पड़ेगा, हैंड रिटन तो जाएगा नहीं। तो वो जो एक्सपेंसेस है वो आपके प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। क्लियर है? अगली बात नंबर 2, इन प्रलेखों पर चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की फीस प्रारंभिक व्यय है। क्योंकि इन जो डॉक्यूमेंट्स पर आप जो भी स्टाम्प ड्यूटी दोगे, जहां भी स्टैंप लगेंगे, तो वो जो दोगे और रजिस्ट्रेशन करवाने की जो फीस दोगे वो भी प्रारंभिक व्यय है। ठीक है? तीसरा है कंपनी की प्रारंभिक पुस्तकों की लागत। शुरू में कंपनी को बहुत सारे रजिस्टर्स वगैरह खरीदना पड़ते हैं, है कि नहीं? तो वो जो खर्चा आता है उसे प्रारंभिक शुरू में खरीदते हैं, वो भी आपकी जो है उसकी जो लागत है वो भी आपका प्रारंभिक व्यय कहलाता है। ठीक है बच्चों? फिर आगे है अधिकृत पूंजी। आपने गौर किया था, जो ऑथोराइज कहते थे कितने से खोली जाएगी कंपनी, यानी रजिस्ट्रेशन कितने से होगा, तो जितने से रजिस्ट्रेशन करवाओगे वहां पर बेटे उसकी ड्यूटी चुकानी पड़ती है। उसका भी हमें, उसकी जो कुछ सरकार द्वारा निर्धारित राशि होती है, शुल्क होता है, वो हमें देना पड़ता है। तो अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी भी प्रारंभिक व्यय है। तभी तो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप बहुत ज्यादा से करवा दोगे तो आपके फालतू पैसे लगेंगे, तो आप पैसे फालतू ना लगाएं। जितने से कंपनी आप, जितने की कंपनी आप उचित समझते हो कि आज कितना पैसा चाहिए, निकट भविष्य में कितना चाहिए, पूरे जीवन काल में कितना चाहिए, उतने से ही रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि इस पर भी तो हमें ड्यूटी देनी होती है, इस पर भी तो शुल्क देना पड़ता है। तो क्यों बिन बात का शुल्क दिया जाए। अब उसके बाद हम चलते हैं, यदि कंपनी का निर्माण, 5वां पॉइंट है, यदि कंपनी का निर्माण किसी चालू व्यवसाय को क्रय करने के लिए किया जाए तो उस चालू व्यवसाय की संपत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन करने वाले अकाउंटेंट या मूल्यांकनकर्ता, जिसे वैल्यूअर कहते हैं, उसकी फीस भी प्रारंभिक व्यय है। मतलब हम मान लेते हैं हम एक ऑयल मिल बनाना चाहते हैं, तेल की मिल लगाना चाहते हैं, हमने पैसे भी इकट्ठे कर लिए। इतने में कोई व्यक्ति आया, कहता है सर हमारी तेल मिल ले लो ना आप, क्योंकि हम तो बेचना चाहते हैं, आप लगाना चाहते हो, तो आप हमारी भी तेल मिल ले लीजिए। तो हमने सोचा बात तो ठीक है, विचार तो हमारा यही था कि तेल मिल लगाएंगे, और जब लगी लगाई मिल रही है तो बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। हमने कहा चलो बताइए कितने की है। उन्होंने कहा, मान लेते हैं उन्होंने कहा कि 5 करोड़ की है। अब यूं तो है नहीं, उन्होंने 5 करोड़ कहा, हम उन्हें 5 करोड़ दे देंगे, भाई वो तो अपना रेट बता रहे हैं, हम भी तो देखेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 5 करोड़ की कैसे है, क्योंकि इसमें जमीन भी पाएगी,
बिल्डिंग मिलेगी, फर्नीचर मिलेगा, मशीनरी मिलेगी, माल मिलेगा, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। तो हम क्या करते हैं, या तो किसी अकाउंटेंट की ड्यूटी लगा देते हैं कि आप इसका हिसाब किताब बनाइए, या वैल्यूअर, जो लोग इस फील्ड में हैं, जो मूल्यांकन करते रहते हैं, उनका तजुर्बा ज्यादा होता है, हम एक वैल्यूअर को लगा देते हैं कि आप हमें बताइए ये कंपनी मुझे कितने में खरीदने में फायदा है। तो वैल्यूअर कुछ समय लगाएगा, कुछ समय लगाकर उसका कैलकुलेशन करेगा, इसकी जमीन इस भाव की होनी चाहिए, बिल्डिंग इस भाव की होनी चाहिए, फर्नीचर इस तरीके का रेट का होना चाहिए, मशीन क्योंकि पुरानी हो चुकी है तो आज नई मशीन इतने की आती है तो इतनी पुरानी होने की वजह से ये इतने की होनी चाहिए। इस तरीके से वैल्यूअर हमें बताता है कि सर ये 4,50,00,000 रुपए की ठीक है। देखिए, उन्होंने कहा था 5 करोड़, मेरे वैल्यूअर ने कहा 4,50,00,000। अब क्लियर हुआ ना, मुझे 50,00,000 का फायदा दे रहा है। अब हम जाके डील कर सकते हैं, भाई हम तो आपका बिजनेस 4,50,00,000 में खरीदेंगे। नहीं सर, नहीं, बहुत कम है। ओके, हम तो 4,50 से ऊपर नहीं देंगे। सर आप कैसे कह रहे हो, मैं तो 5 करोड़ का बिजनेस, आप 4.5 करोड़ कैसे कह रहे हो? ये लो, वो पूरी डिटेल हम दे देते हैं, ये हम बिल्डिंग इतने की मान रहे हैं, जमीन इतने की। इस तरीके से बच्चे हम उनके सामने जब पूरी डिटेल दे देते तो वो भी समझ जाते हैं कि ये पूरी स्टडी करके आए। तो बच्चे, अगर एक वैल्यूअर ने मेरे 50 लाख रुपए कम करवा दिए तो वैल्यूअर को भी तो मैं कुछ फीस दूंगा, जो भी उसकी बनेगी, 1,00,000 2,00,000 जो भी बनेगी, तो वो जो वैल्यूअर को पेमेंट होगा या अकाउंटेंट को पेमेंट होगा उसे भी प्रारंभिक व्यय कहते हैं। क्लियर हो गया कि यदि चालू व्यवसाय को खरीदा जाए तो उसके मूल्यांकन के लिए जो वैल्यूअर नियुक्त किया जाए या अकाउंटेंट नियुक्त किया जाए, उसका भुगतान, उसकी फीस भी प्रारंभिक व्यय होगी। इस तरह से ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपके प्रारंभिक व्यय को बताते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए नोट लेखांकन प्रमाप 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार प्रारंभिक व्ययों को, जो प्रारंभिक जो ऊपर बताए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनको जिस वर्ष वे हुए हैं, जिस वर्ष हुए हैं उसी वर्ष इनकी संपूर्ण राशि सर्वप्रथम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर आपके पास इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है, में से एप्लीकेट कर देनी चाहिए। क्या कह गया मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रारंभिक व्यय हैं और दूसरी तरफ हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपको प्रारंभिक व्यय को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से काट देना है, जैसे कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, और नहीं तो आगे भी समझाएंगे। ओके, तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। और बाय द वे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो कम और दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंसेस जो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये हो ज्यादा, जैसे उदाहरण लेते हैं, हमारे प्रारंभिक खर्चे हो गए 70,000 और हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पड़ा है 50,000, तो 50,000 तो काट लो, 20,000 बच गए। अब क्या करें, तो इस 20,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी साल डाल देंगे, यानी आगे नहीं ले जाएंगे। जबकि पुराने अधिनियम में ऐसा नहीं था। पुराने अधिनियम में जो वर्ष ये खर्चा होता था इसे अगले कुछ वर्षों में राइट ऑफ करते थे, विशेषकर खासकर जैसे 10 साल में आमतौर पर इस तरह से चलता था। ठीक है, लेकिन अब नए प्रावधानों के अनुसार हमें ये प्रारंभिक खर्चा पहले वर्ष में ही समाप्त कर देना है। तो ये आपको याद रखना है जब आप क्वेश्चन करें कि अगर आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो आप उसमें से उसे एडजस्ट कर दीजिए। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। तो ये आगे बता दिया, यदि परंतु यदि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पूरी राशि एप्लीकेट ना हो पाई हो तो ऐसे में शेष राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एप्लीकेट कर देना चाहिए। अब हम प्रिय बच्चों, समय को मद्देनजर रखते हुए हम इस लेक्चर को यहीं पर रोक रहे हैं और इससे आगे अगले लेक्चर में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।